ये कहानी है गना और उसकी बहन प्रिया की। मूवी की स्टार्टिंग में हम गना के बचपन का सीन देखते हैं जब वो छोटा था। उस वक्त गना की माँ प्रेग्नेंट थी। गना की माँ को लेबर पेन होना शुरू हो गया था, इसीलिए गना के मामा उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं जहाँ प्रिया का जन्म होता है। यहाँ से मूवी कुछ साल आगे जाती है जहाँ गना और प्रिया भी अब बड़े हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे समंदर के किनारे कुछ काम कर रहे हैं और तभी गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें एक लड़की की तस्वीर देकर उसे किडनैप करने को कहता है और वो मछुआरे अगले दिन उस लड़की को बेहोश करके एक एम्बुलेंस में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गना अपनी बहन की सगाई अटेंड करने के लिए विदेश से आता है और सगाई खत्म होने के बाद प्रिया गना से गिफ्ट मांगती है। इस पर गना कहता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें जो वॉच दी थी वो कहाँ है। प्रिया कहती है वो कहीं गिर गई। गना फिर से उसे एक वैसी ही वॉच देता है। रात के समय गना सोने लगता है, तभी उसे अपने पालतू कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। गना जब बाहर आता है तब खिड़की में से वो देखता है कि प्रिया पंखे से लटककर सुसाइड करने वाली है, लेकिन गना को देखकर वो रुक जाती है। गना ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और प्रिया से पूछता है कि तुम सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही थी। इस पर प्रिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। गना पहले तो प्रिया पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में पता ही ना हो, लेकिन प्रिया कसम खाकर कहती है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद गना प्रिया के मंगेतर को सारी सच्चाई बता देता है और उसका मंगेतर भी उनकी बात को समझता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गना और प्रिया का मंगेतर हॉस्पिटल में जाकर उसका एबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन प्रिया इस बात को भूल नहीं पाती और काफ़ी उदास रहने लगती है। गना उससे ये सब भूलकर मूव ऑन करने को कहता है। कुछ दिन बाद ही प्रिया की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद गना प्रिया के बारे में ही सोचने लगता है कि किसने प्रिया के साथ ये सब किया होगा। गना को पता लगता है कि हाई स्कूल में एक लड़का उसका पीछा करता था और सबसे पहले वो उसके एड्रेस पर जाता है और उस लड़के को पीटने लगता है और पीटने के बाद उसको प्रिया की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। इस पर वो लड़का कहता है कि स्कूल में मैं इस लड़की का पीछा करता था, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया तो मैंने भी इसका पीछा करना छोड़ दिया। इसके बाद गना प्रिया की एक कॉलेज फ्रेंड से बात करता है जो उसे बताती है कि कॉलेज में हमारा एक सीनियर था जो कहता था कि वो प्रिया से प्यार करता है। अब गना उसके पास पहुंचता है। वो लड़का एक बार में बैठा था। गना उसे भी जाकर पीटने लगता है। यहाँ कुछ और लड़के भी गना पर अटैक करते हैं, लेकिन गना सबकी पिटाई कर देता है और अब उस लड़के को प्रिया की फ़ोटो दिखाता है। तब वो लड़का भी यही बताता है कि कॉलेज में मैं इसे पसंद करता था, लेकिन प्रिया ने मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, इसीलिए मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। गना फिर से प्रिया की फ्रेंड के पास आता है जो बताती है कि फेसबुक पर भी एक लड़का था जो प्रिया को डिस्टर्ब करता है। गना अब उस लड़के के पास जाता है जो कुछ लड़कों के साथ आउटडोर जिम कर रहा था और गना सीधा उस लड़के पर अटैक करता है, जिससे जिम कर रहे सभी लड़के गना पर अटैक करते हैं और यहाँ इनके बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है और गना सबकी धुलाई कर देता है और उस लड़के को प्रिया की फ़ोटो दिखाता है। वो लड़का बताता है कि फेसबुक पर मैंने इसे काफ़ी बार मैसेज किए थे, लेकिन इसने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। आज के बाद मैं इसे कभी भी परेशान नहीं करूँगा। गना समझ जाता है कि ये तीनों लड़के सच बोल रहे थे और इसी बात की वजह से गना परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने प्रिया के साथ दुष्कर्म किया था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन गना इसी बारे में सोच रहा होता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार के शीशे पर मारता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गना की माँ वहाँ आती है और उसके हाथ से निकलता हुआ खून देखकर
गना को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल से पट्टी करवाकर गना हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का फ़ोन आता है। नेहा उसे अपने फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन गना का वहां जाने का मन नहीं होता, तो वो नेहा को मना कर देता है और वो अपनी कार में बैठने लगता है कि तभी उसकी कार पर एक लड़की आकर गिरती है, जिसके हाथ में एक लेटर होता है। लेटर पढ़ने पर गना को पता लगता है कि इसका नाम कीर्ति था और आज उसे अचानक से पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि कीर्ति का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए गना पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर एक पति पत्नी अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जैसे तैसे रिपोर्ट लिखवाकर वो वहां से चले जाते हैं और गना इंस्पेक्टर से कहता है कि आपको तुरंत इस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए एक्शन लेना चाहिए। इस पर इंस्पेक्टर बताता है कि ये हमारे लिए नॉर्मल बात है और हर रोज़ कोई ना कोई मिसिंग लड़की की कंप्लेन लेकर आता ही रहता है। ज़्यादातर लड़कियां खुद ब खुद 1-2 दिन तक वापस आ जाती हैं और उसके सामने एक फाइल रखता है जिसमें मिसिंग लड़कियों के रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ गना चोरी से इन रिकॉर्ड्स की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। पुलिस स्टेशन के बाहर ही वही पति पत्नी खड़े होते हैं जो कि अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन आए थे और वो गना से लिफ्ट मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी ओमनी हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल पहुंचकर गना और उस लड़की के पेरेंट्स को पता लगता है कि हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उनकी लड़की बेहोश हो गई थी और ये एक ऐसी स्टेज है जहां बॉडी का शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है। इसके बाद गना पुलिस से लिए हुए रिकॉर्ड में से एक लड़की के घर पर फ़ोन करता है। वो लड़की गना को बताती है कि बस स्टैंड पर एक दिन मुझे काफ़ी वीकनेस फील हुई थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद मेरी आंख प्रेरणा हॉस्पिटल में खुली। गना अब कीर्ति के पेरेंट्स से मिलने जाता है, जहां उसे ये पता लगता है कि कुछ महीने पहले कीर्ति को भी ओमनी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। यहाँ गना को ये समझ में आ जाता है कि इन लड़कियों की प्रेगनेंसी का हॉस्पिटल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और गना जब यूएस में था तब एक दिन फ़ोन पर उसकी माँ ने भी बताया था कि प्रिया को भी किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। अब गना उन सभी लड़कियों के बारे में हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ शुरू करता है, जिनकी डिटेल उसने पुलिस स्टेशन से ली थी। यहाँ उसे पता लगता है कि सभी लड़कियों को शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी एडमिट करवाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग गना को एम्बुलेंस की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। अगले दिन नेहा और उसकी फ्रेंड श्रुति मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, जहां टेडी बियर की ड्रेस पहना हुआ एक इंसान श्रुति को गुलाब का एक फूल दिखाता है, जिसका कांटा श्रुति के हाथ में लगता है। श्रुति उसे गुलाब का फूल वापस कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद ही श्रुति बेहोश हो जाती है और कुछ आदमी आकर उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं। यही बात नेहा गना को बताती है। गना तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां की वो एम्बुलेंस थी और टेक्निकल रूम में जाकर उस एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन का पता लगाता है। गना बाइक पर उसका पीछा करता है और श्रुति उसे फ़ोन पर एम्बुलेंस की लोकेशन बताती है और इस तरह से वो उस एम्बुलेंस तक पहुंच जाता है। यहाँ हमें वही मछुआरे दिखते हैं जिन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की का किडनैप किया था। यहाँ इनके बीच फाइट होती है और फिर गना उनको भी अपनी बहन प्रिया की फ़ोटो दिखाता है, जिससे उसे पता लगता है कि कोई और व्यक्ति इनसे ये काम करवाता है और इतना बताकर मछुआरे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर मनोज को देखते हैं। ये एक ऑटोप्सी डॉक्टर है, यानी कि पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। पोस्टमार्टम के लिए इसके पास एक जज की लड़की की बॉडी आती है, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले मनोज उस लड़की के साथ रेप करता है। इसके बाद मनोज अपने पिता के साथ घर के लिए निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं
कि उन मछुआरों का पता लगाते लगाते गना उनके घर तक पहुंच जाता है और अपने आप को सर्वे वाला बताकर उनके घर पर पूछताछ करता है। एक मछुआरे के घर से उसे प्रिया की गुम हुई वॉच मिलती है। उस दिन राखी का त्योहार होता है। घर जाने के बाद प्रिया गना को राखी बांधती है और गना उसे वही वॉच गिफ्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि मनोज उन सभी मछुआरों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि मनोज को पता चल चुका था कि उन पे किसी आदमी ने हमला किया था। यहाँ मनोज के पिता और दादा भी मौजूद होते हैं। खाना खिलाने के बाद मनोज उन चारों मछुआरों को वहीं मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इनकी वजह से वो आदमी मुझ तक पहुंच सकता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मनोज ने ही बेहोशी की हालत में सभी लड़कियों के साथ रेप किया था और इसी वजह से वो सब प्रेग्नेंट हुई थी। रेप करने के बाद वो लड़कियों को पास के हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देता था और जो बुढ़ा आदमी मूवी की स्टार्टिंग में मछुआरों से मिला था वो मनोज के दादाजी ही थे और मनोज के डर से ही उन्होंने ये किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गना उस व्यक्ति को ढूंढने में लगा होता है जो इन लड़कियों की प्रेगनेंसी का जिम्मेदार था। तभी नेहा उसके रूम में आती है और उस पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि आजकल गना उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। यहाँ गना उसे अपनी बहन की प्रेगनेंसी और एबॉर्शन की बात बता देता है और बताता है कि मैं उसी अपराधी को ढूंढने में लगा हूँ। प्रिया की प्रेगनेंसी की बात सुनकर नेहा भी शॉक्ड रह जाती है और अपनी गलती फील करती है। अगले सीन में हम मिनिस्टर की बेटी सौम्या को देखते हैं, जो मॉल के बाहर खड़े एक लड़के से परफ्यूम खरीदती है और अपनी कार में बैठकर वो परफ्यूम ट्राई करती है। लेकिन अगले दिन न्यूज़ में दिखाते हैं कि सौम्या का किडनैप करके किसी ने उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया है। गना भी ये न्यूज़ देखता है और नेहा की मदद से वो सौम्या के लैपटॉप की डिटेल्स चेक करता है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से गना को ये पता चलता है कि लास्ट टाइम उसने किसी शॉपिंग मॉल के बाहर एक फ़ोटो अपलोड की थी। इसके बाद गना उस मॉल में जाकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें वही परफ्यूम बेचने वाला लड़का उसे दिखाई देता है। जब वो उस लड़के से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे ये परफ्यूम बेचने के लिए कहा था। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मनोज के दादा ने ही उसे परफ्यूम बेचने को कहा था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से गना बूढ़े आदमी का चेहरा देख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज के पिता उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की की लाश को पुलिस स्टेशन के सामने नहीं गिरवाना चाहिए था। पुलिस कभी भी हमारे घर आ सकती है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि जब सौम्या बेहोश थी तब डॉक्टर मनोज ने उसका रेप किया था, लेकिन सौम्या को कुछ देर बाद ही होश आ गया था और उसने डॉक्टर मनोज का चेहरा देख लिया। क्योंकि सौम्या एक ड्रग एडिक्ट थी, इसीलिए बेहोशी की दवा का असर उस पर ज़्यादा देर तक नहीं रहा। इसीलिए डॉक्टर मनोज ने उसका कत्ल कर दिया। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जब मनोज दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी होती है। एक्चुअल में पुलिस डॉक्टर मनोज को सौम्या के पोस्टमार्टम के लिए बुलाने आई है, क्योंकि मनोज उस शहर का एक फेमस ऑटोप्सी डॉक्टर है, इसीलिए ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केस उसी के पास आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मनोज मीडिया से कहता है कातिल ने किसी रोड से सौम्या के सिर पर वार किया था, जिस वजह से उसकी डेथ हुई है और मीडिया के सामने ही मनोज पुलिस से गुहार लगाता है कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गना नेहा को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि सभी प्रेग्नेंट हुई लड़कियों में कुछ बातें कॉमन हैं। सबसे पहले उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया की मदद से बेहोश किया जाता है और फिर उन्हें पास के हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया जाता है। गना बताता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से पहले ही इनके साथ रेप होता होगा। गना अब फिर से उसी मॉल में जाता है जहां से सौम्या ने लास्ट बार शॉपिंग की थी। वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में गना देखता है
कि किडनैपिंग वाले दिन उस बूढ़े आदमी से एक और व्यक्ति मॉल में मिलने आया था। उस गाड़ी के नंबर से गना को पता लगता है कि ये गाड़ी किसी शिव शक्ति ट्रैवल के नाम पर रजिस्टर है। ये एड्रेस भी डॉक्टर मनोज के घर के पास का ही होता है, क्योंकि सौम्या की किडनैपिंग के लिए मनोज ने इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। गलती से गना मनोज के एड्रेस पर पहुंच जाता है और उसे याद आता है कि इसी डॉक्टर ने सौम्या का पोस्टमार्टम किया था, क्योंकि इनका इंटरव्यू न्यूज़ में दिखाया गया था। गना मनोज से पूछता है कि क्या सौम्या के ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिया के सैंपल्स पाए गए थे, लेकिन मनोज उसे अंदर बैठकर बात करने को कहता है और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाता है। मनोज समझ जाता है कि इसी व्यक्ति ने मछुआरों पर हमला किया होगा, इसीलिए वो गना को जहर वाली कॉफ़ी पिलाकर मार डालना चाहता था। लेकिन तभी गना को नेहा का कॉल आता है और वो बताती है कि मैं उसी बूढ़े आदमी का पीछा कर रही हूँ जिसने सौम्या को किडनैप करवाया था। गना तेजी से अपनी कार लेकर उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है और नेहा को वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ मनोज के दादा भी मनोज को कॉल करके बताते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मनोज अपने दादा को एक पोर्ट पर बुलाता है और गना के वहां पहुंचने से पहले अपनी दादा की कार पर एक कंटेनर गिराकर उन्हें मार डालता है। वहीं से गना को एक सर्विस स्टेशन की पर्ची मिलती है। वहां पहुंचने पर गना को पता लगता है कि जिस कार में वो बुढ़ा व्यक्ति भाग रहा था उसका रियल ओनर डॉक्टर मनोज ही है। गना अब चोरी से डॉक्टर मनोज के घर एंटर करता है और तलाशी लेते लेते गना एक बेसमेंट के कमरे में जाता है, जहां उसे कुछ कंटेनर्स दिखाई देते हैं और उन कंटेनर्स में उसे उन्हीं मछुआरों की लाश दिखाई देती है जिन्होंने श्रुति का किडनैप किया था। और यहाँ एक और डेड बॉडी होती है जो कि डॉक्टर मनोज के पिता की थी। तभी डॉक्टर मनोज अपने पिता के साथ उस रूम में एंटर करता है और अपने पिता की लाश को देखने लगता है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि कुछ साल पहले मनोज ने अपने घर में काम करने वाली औरत की लड़की के साथ रेप किया था, जिस वजह से मनोज के पिता ने उसे खूब पीटा था और गुस्से में आकर मनोज ने कामवाली और उसकी बेटी के साथ साथ अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता लगता है कि मनोज के पिता सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थे। यहाँ डॉक्टर मनोज और गना के बीच फाइट स्टार्ट होती है। गना डॉक्टर को बुरे तरीके से पीटता है और उसी कमरे में लगा एक झूमर उस पर गिराकर उसे मार डालता है। कुछ सेकंड्स बाद ही गना को उसके पिता की कॉल आती है। वो बताते हैं कि प्रिया को कोई इंसान परेशान कर रहा है। वो जल्दबाजी में घर पहुंचता है और उसे वहां पता लगता है कि परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिया का होने वाला बच्चा है। उसके पिता ने उसके साथ मजाक किया था। प्रिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर गना भी काफ़ी खुश हो जाता है और प्रिया को गले लगाता है। यहाँ गना प्रिया के कान में बताता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था मैंने उसे मार डाला है, और मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की स्टोरी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।